तो हेलो जी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि हम पिछला क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, क्लास 12 पॉलिटी एनसीईआरटी पढ़ते आ रहे हैं। और इसी क्रम में आज हम चैप्टर नंबर 4 का क्लास 2 सेकेंड क्लास, ठीक है, आज दूसरा क्लास है चैप्टर नंबर 4 का, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में पढ़ रहा है। ठीक है, कि भारत आज़ाद होता है उसके बाद भारत का विदेश संबंध किस प्रकार के निर्धारित होता है, विदेश संबंध का आधार किस प्रकार से पड़ेगा भारत का, इसी क्रम में हम पढ़ते आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 में एक क्लास हो चुका है, चैप्टर नंबर 4 का दूसरा क्लास है। तो अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, यूपीएससी का तैयारी करते हैं, या फिर कोई बिहार बोर्ड या फिर कोई बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एनसीईआरटी को कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहेंगे, निस्संदेह बने रहेंगे, और निश्चित रूप से हम पूरा का पूरा एनसीईआरटी का पॉलिटी का समाधान करके जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम आते हैं भारत के विदेश संबंध में। अभी तक हम पढ़ क्या चुके हैं तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो हम पढ़े हैं पीछे के क्लास में भारत के विदेश संबंध किस प्रकार के तय किए जाते हैं, है ना, और वो विदेश संबंध में नेहरू जी की क्या भूमिका रहेगी। ठीक है, पहले वैश्विक स्तर की समस्या देखे थे। ठीक है, विदेश संबंध तय करने में, विदेश संबंध में वैश्विक स्थिति को देखे थे, है ना, कि वैश्विक स्थिति क्या थी, वैश्विक स्थिति को देखे थे। और उसके बाद नेहरू जी की भूमिका देखे थे। ठीक है, और उसके बाद नेहरू जी की गुटनिरपेक्ष नीति देखे थे। तो ये सब का हम चर्चा कर चुके हैं पिछले क्लास में, है ना, तो ये सब का चर्चा कर चुके हैं। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम देखेंगे चीन के साथ शांति और संघर्ष। शुरुआत में जो है वो चीन के साथ भी हम लोग शांति स्थापित करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद यह शांति जो है वो अशांति के रूप में बदल जाती है ना, और संघर्ष का रूप धारण कर लेती है। दोनों के बीच में जो संबंध, सौहार्दपूर्ण संबंध के साथ विदेशी संबंध स्टार्ट होता है, वो आने वाले उस समय में उसमें खटास आ जाती है, कटुता का संबंध आ जाता है। ठीक है, तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि चीन के साथ शांति और संघर्ष किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले शांति का बात करेंगे तो चीन से पहले हम तिब्बत का बात करेंगे, तो देखेंगे यहाँ। ठीक है, चलिए भारत का मैप बना देते हैं, बोलते बोलते बन जाएगा, है ना, डोंट वरी। चलिए, तो ये पाकिस्तान हो गया, इधर अफगानिस्तान हो जाएगा, इधर हो जाएगा तिब्बत। यही तिब्बत को लेकर के भारत और चीन में विवाद होगा। ठीक है, तिब्बत को लेकर के भारत और चीन में विवाद होगा, और विवाद का स्तर इतना ज्यादा हो जाएगा धीरे धीरे कि जो है भारत और चीन का पूरा संबंध गड़बड़ा जाएगा स्टार्टिंग में। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। शुरुआत में चीन व भारत के रिश्ते सौहार्दपूर्ण थे। सौहार्दपूर्ण मतलब दोनों में बोले थे ना, एक नारा लगता था उस समय नेहरू जी के समय में, हिंदी चीनी भाई भाई, है ना, मतलब हिंदुस्तान और चीन के साथ अच्छा संबंध हुआ करता था। इसका रीजन बहुत सारा हो सकता था। ठीक है, उसी में से देखेंगे चीनी क्रांति 1949 में हुआ था। 1949 में चीन में क्रांति हुआ और चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है। चीन भी उपनिवेशीकरण का जो प्रभाव था उससे मुक्ति होता है, और कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार एक तरीके से लोकतांत्रिक शासन का गठन होगा। और वो कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाला भारत प्रथम देश था। कम्युनिस्ट सरकार को, चीन को मान्यता देने वाला भारत प्रथम देश बना। जब भारत प्रथम बार मान्यता दिया तो चीन अपना संबंध भारत के साथ बनाना शुरू कर दिया, है ना, अच्छा संबंध बनाना शुरू कर दिया। नेहरू जी भारत चीन सीमा पर अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए। सोचे अरे कोई दिक्कत नहीं, चीन है ना, चीन अपना भाई है। हम, नेहरू जी का कथन था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम अगर प्यार और सद्भावना के साथ पेश आएंगे किसी के सामने, तो सामने वाले लोग भी हमारे साथ प्यार और सद्भावना से पेश आएंगे। उनको यह पता नहीं था कि चीन जो है वो बहुत बड़ी साजिश कर रहा था इस सद्भावना के पीछे। ठीक है, तो चलिए, नेहरू जी भारत चीन सीमा पर अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए थे। नेहरू जी जो थे, और नेहरू जी और वहाँ का प्रधान, यानी कि वहाँ का चीन का जो प्रमुख थे, चाउ एन लाओ के बीच, चाउ एन लाई के बीच संबंध स्थापित होता है। दोनों के बीच में विदेशी दौरा होते रहता है। एक दो नेहरू जी भी चीन जाते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं। चीन के प्रमुख भी चाउ एन लाई भी भारत आते हैं और वो भी भारतीय जनता से मिलते हैं। सांस्कृतिक संबंध के रूप में दोनों को जोड़ने का कार्य करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से शुरुआत का संबंध भारत और चीन का सकारात्मक रूप में दिखाई देता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट स्टेप में पंचशील
पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं चाउ एन लावा। पंचशील क्या था? पंचशील एक समझौता था जिसमें 5 बातों को ध्यान में रखा गया था। वो एक प्रकार का इस प्रकार का समझौता था जिसमें दोनों अपनी एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे। मतलब दोनों एक दूसरे को इस प्रकार का समझौता था, उसके कुछ बात को ध्यान देंगे तो पता चलेगा। ठीक है, कि पंचशील जो था उसमें भारत और चीन के दोनों देश के प्रमुख जो इस बात पर सहमत हुए कि दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे की तरफदारी करेगा, यानी कि एक दूसरे को समर्थन करेगा, है ना। दोनों देश अपनी क्षेत्रता और अखंडता को बनाए रखेगा। दोनों देश अपने आंतरिक मामले में एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, है ना। उसके बाद जो इसी प्रकार का दोनों के बीच में आने वाले समय में जो है वो कटुता के संबंध नहीं रहेंगे। इसी प्रकार का 5 सिद्धांत का एक योजना तैयार किया गया और उसी को बोलते हैं पंचशील, नेहरू और चाउ एन लाई के बीच। यही पंचशील के तहत जो है जब बोला गया दोनों की एकता और अखंडता और दोनों की जो एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करेगा, तो वही एकता और अखंडता को लेकर के चीन इसी बात को यहाँ बोलता है कि चीन को लगा, चीन बोलता है कि हमारा तिब्बत जो है वो अभिन्न भाग है चीन का। वो पहले भी दावा करते आ रहा था तिब्बत को लेकर के। आज़ादी के बाद भारत जो है वो चीन तिब्बत की दावेदारी को छोड़ देती है क्योंकि ब्रिटिश सरकार का तिब्बत पर कब्जा था। चीन और नेहरू जी के बीच में जब समझौता होता है पंचशील, नेहरू जी उस पर दावेदारी छोड़ते हैं और चीन को ऐसा लगता है कि चीन की दावेदारी मान ली गई है तिब्बत। ठीक है, यही पंचशील समझौता के तहत का है कि यही बात वो आगे रखेगा भी। आगे कहेगा कि मुझे लगा कि पंचशील समझौता के तहत जब उसमें बात किया गया कि दोनों एक दूसरे की क्षेत्रीय एकता और अखंडता में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, है ना। तो जब ये बात आया तो चीन बोलता है कि हमको लगा कि हमारी बातें मान ली गई है, तिब्बत हमारे पहले से ही चीन के कब्जे पर है, तो तिब्बत चीन का अभिन्न अंग है ना। जबकि भारत इस बात को नहीं मानी थी, तिब्बत को एक स्वतंत्र देश भारत मान करके चल रही थी। इसी को लेकर के लड़ाई शुरू होगा। अब लड़ाई शुरू होगा, दोनों के बीच में कटुता संबंध चलेगा, है ना। कटुता संबंध होगा। 1960 में समझौता भी होगा, माओ से तुंग से बातचीत भी होगा और बातचीत जो है वो व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, 1960 में चीन के साथ सीमा विवाद शुरू हो जाएगा लद्दाख वाला क्षेत्र में, है ना। इधर पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी चीन दावा करना शुरू कर देगा। स्थिति और बद से बदतर होती चली जाती है और अंततः चीन जो है वो तिब्बत पर अपना कुछ सैनिक भेज देता है और तिब्बत के लोगों को वो एक तरीके से तिब्बत पर अधिकार जमाना शुरू करता है और वहाँ के विरोध को दबाना शुरू करता है। तिब्बत में जो चीन विरोधी जो संघर्ष जो उत्पन्न हो रहे थे उसको दबाने का कार्य किया जाता है चीनी सैनिक के द्वारा। भारत सरकार इसका विरोध कर रही थी, है ना। विरोध आंतरिक मन से, जैसे कि खुल करके भारत इसका विरोध नहीं करना चाह रही थी ताकि संबंध न बिगड़ जाए। लेकिन इसी क्रम में दलाई लामा जो है अपने दल बल के साथ 1959 में भारत आ जाते हैं और राजनीतिक आश्रय मांगते हैं कि हमको आश्रय दिया जाए। चीन जो है वो हमको मतलब हमारे देश की स्थिति को बर्बाद कर रहा है ना, हमारे पे कब्जा करना चाहता है। भारत से मदद भी मांगी जाती है दलाई लामा के द्वारा। तब जाकर के भारत दलाई लामा को जब अपना आरक्षण में लेता है तो चीन बोलता है कि दलाई लामा हमारा दुश्मन है, वो हमारे क्षेत्रीय एकता और अखंडता को तोड़ना चाहता है। भारत हमारे दुश्मन को आश्रय दे करके पंचशील का उल्लंघन किया, है ना। तो चीन इस बात को प्रस्तुत करता है कि भारत जो है वो पंचशील का उल्लंघन किया है और हमारी क्षेत्रीय एकता अखंडता को में हस्तक्षेप किया है, हमारे आंतरिक मामला में हस्तक्षेप किया है। हम भारत के साथ जो संबंध स्थापित किए हुए थे वो संबंध अब हम नहीं मानते हैं। ठीक है, मतलब वो संबंध जो है वो धीरे धीरे बिगड़ना शुरू हुआ। कई बार बात करना शुरू करेंगे नेहरू जी, लेकिन बात जो है वो टोटल व्यर्थ साबित होगा और अंततः 1962 में चीन जो है वो आक्रमण कर देगा। दो तरफ से मुख्य रूप से आक्रमण करता है, ज़्यादा स्ट्रांगली, एक तिब्बत की तरफ से और एक अरुणाचल प्रदेश की तरफ से, है ना। इसको नेफा बोला जाता था उसमें, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र को नेफा बोला जाता था। तो नेफा की तरफ से आक्रमण होता है और लद्दाख के क्षेत्र से आक्रमण होता है। अब चूंकि इधर किस प्रकार का अर्धसैनिक बल था और जो रोकने में सक्षम नहीं हुआ। हालांकि लद्दाख के क्षेत्र में हमारा सैनिक जो है वो काफ़ी हद तक अपने क्षेत्र को चीन आधिपत्य से कब्जा होने से रोकने में सफल रहे। वही दूसरी ओर नेफा की तरफ जो है ना वो सैनिक थे ही नहीं। नेफा की तरफ से पूरा चीन असम घाटी तक घुस गया, चीनी सैनिक असम घाटी तक घुस गए।
वहाँ जनता को बहुत प्रताड़ना किया गया, जनता पर भी जुल्म ढाए गए। असम, अरुणाचल प्रदेश में जो है वो चीनी सैनिक जो है एकदम तबाही मचा के रख दिया, बर्बाद करके रख दिया उधर के क्षेत्र को, है ना। अंततः भारत की स्थिति जो है वो बद से बदतर हो गई। कहा जाता है कि नेहरू जी इस शोक में रो रहे थे और उसी समय गाना बजा था, इनका गाना था एक, ऐ मेरे वतन कर्ज, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, ठीक है। तो इस गाना बज रहा था और उसमें नेहरू जी बहुत रो रहे थे। वो भाई बेचारे का दिल टूट गया एक तरीके से ना जी, हैं, दिल टूट गया एक तरीके से। ये बेचारे चाऊ एन लाऊ जो है वो चीनी फाक करके निकल गया, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा जो है इनका व्यर्थ का व्यर्थ रखा रह गया, है ना। तो नेहरू जी की नीति जो है यहाँ जो है थोड़ा सा निगेटिव धूमिल होती है ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अब भारत सरकार का स्थिति ये इतना बिगड़ गया कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो जाकर के मांगना शुरू किया मदद, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो मदद मांगना शुरू करता है अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों से। और अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों से जब मदद की गुहार लगाई, अमेरिका खुद फंसा हुआ था लड़ाई में, है ना। वो शीत युद्ध का दौर चल रहा था और उस समय क्यूबा मिसाइल संकट का दौर चल रहा था। क्यूबा मिसाइल संकट एक शीत युद्ध का ही घटना है, जिसमें होता क्या है कि क्यूबा में जाकर के रूस जो है वो एक मिसाइल रखता है ना। और ये दोनों में ऐसे ही नौटंकी चलती रहेगा जी, शीत युद्ध में रूस और अमेरिका के बीच में। कभी अमेरिका रूस के बगल में ला करके एगो बम रख देगा तो रूस बौखला जाएगा, कभी अमेरिका के बगल में रूस ले जा करके एगो बम रख देगा तो वो बौखला जाएगा, है ना। लेकिन दोनों एक दूसरे को फ्रंट पर नहीं लड़ेगा, उसके चक्कर में दूसरा देश में रखेगा, जिस देश में बम रखेगा वो देश बर्बाद होगा। जैसे सीरिया को इस्तेमाल करता है दोनों देश अपना फायदा के लिए, सीरिया को इस्तेमाल करेगा, सीरिया बर्बाद हुआ। इधर क्यूबा को इस्तेमाल करेगा, क्यूबा बर्बाद होगा। मतलब शीत युद्ध जो है ना एक तरीके से दोनों फ्रंट पे नहीं लड़ेगा। अमेरिका और रूस के पीछे विचारधारा की लड़ाई था और विचारधारा की लड़ाई में जो है दूसरा देश पिस जाता था जो देश बीच में आता था वो, ठीक है। तो क्यूबा मिसाइल संकट चल रहा था तो बेचारा अमेरिका तो मदद देने से वैसे भी वो अपना फोकस तो फुल रूस पर किए हुए था, है ना। यानी कि और रूस जो है एक तरीके से तटस्थ भूमिका निभा रहा था, अमेरिका भी आगे नहीं आया। अमेरिका और इंग्लैंड तो चाहता ही था कि भारत हारे, भारत की स्थिति बद से बदतर हो, ताकि हम फिर से बताएं कि हम सभ्य थे, हम अच्छा से शासन कर रहे थे, तुमको तो शासन नहीं चलाने आता। ब्रिटिश तो चाहता ही था यही, है ना। भारत की छवि को भी धक्का लगा इससे, ठीक है। सैन्य कमांडर, अब देखिए इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, भारत की छवि को धक्का लगा। अमेरिका और ब्रिटेन से सैन्य मदद की गुहार लगाई गई, लेकिन दोनों में से कोई मदद नहीं आया। रूस भी इसमें तटस्थ रहता है, रूस ना ही चीन की तरफ से साथ रहेगा ना ही भारत की तरफ से। चीन से लड़ाई में रूस हमेशा तटस्थ की भूमिका निभाएगा, वो किसी की तरफ से सहयोग नहीं देगा, ठीक है। अगला, सैनिक कमांडर इस्तीफा दे देंगे। जो सैनिक कमांडर उस समय रहेंगे, बहुत सारे सैनिक कमांडर इस्तीफा दे देते हैं। वीके कृष्ण मेनन जो रक्षा मंत्री रहते हैं उस समय, वो भी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देते हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है कांग्रेस और नेहरू जी के खिलाफ। विपक्ष पार्टी की स्थिति में परिवर्तन होगा। तो ये सारा बदलाव देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब देश जो है, देश की स्थिति जो है उथल पुथल हो जाती है चीन आक्रमण के समय, है ना। और उसमें देखा जाए तो भारत का एक तरीके से हार ही हुआ था। चीन जो है वो एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर देता है। जब असम घाटी तक घुस जाता है, जनता जब की स्थिति जब बर्बाद होने लगती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जब उसका बात जाता है संपूर्ण विश्व में, तब जाकर के उसको भी लग जाता है कि भारत की स्थिति नहीं है लड़ने के फेज में एक तरफ से, तब जाकर के वो जो है एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर देता है। लेकिन फिर भी भारत के कुछ सैनिक जो है, यही अरुणाचल प्रदेश में एक सैनिक भूखे प्यासे अकेले 2-3 सौ सैनिक को अपने सामने 4 घंटा तक कंटिन्यू ने घुसने दिया। अरुणाचल प्रदेश में नेफा के पास वो सैनिक का एक तस्वीर, एक चित्र बना हुआ है, चित्र नहीं मूर्ति बना हुआ है, ठीक है। 3-4 घंटा तक 3-4 घंटा ने 2-3 दिन तक घुसने नहीं दिया था उसी माह से एक भी सैनिकों ने, अकेले एक सैनिक था, भूखा प्यासा वो मर गया था। तो ये जज्बा था भारतीय सैनिक में, ठीक है। लद्दाख की तरफ से तो भारतीय सैनिक नहीं घुसने दिया चीन को। फिर यहाँ सिक्किम के पास से जब घुसना शुरू किया था, यहाँ एक दर्रा है नाथुला, और तो ये सबको बंद कर दिया गया था इस समय 2-3 गो दर्रा को, है ना। कुल मिलाकर बात यह है कि चीन से हमारी स्थिति जो है वो कमजोर बनी हुई थी और कमजोर हो जाती है। और इसी चक्कर में नेहरू जी को जो है वो कहा जाता है कि हृदयघात आ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है और वे बेचारे चल बसते हैं। काहे कि वो सह नहीं पाते हैं ना, चीन का जो गद्दारी जो था, मित्र से दगाबाजी जो हुआ मित्रता के साथ, वो सह नहीं पाते हैं और बेचारे वो सदमे में निकल जाते हैं, ठीक है।
भारत में बहुत उनकी आलोचना होती है, अपने मंत्रिमंडल में ही आलोचना शुरू हो जाती है और वो आलोचना को नहीं सह पाते हैं, है ना। हालांकि इस समय भारतीय जनता जो है, जनता से डायरेक्ट सहयोग की गुहार लगाई जाती है और जनता डायरेक्ट सैनिक के रूप में भर्ती होकर के जा भी रही थी वहाँ, है ना। लेकिन ऑल ओवर कुल मिला करके देखा जाए तो भारत की स्थिति कमजोर ही बनी रही फिर भी, ठीक है। देखिए उसके बाद अब भारतीय राजनीति में भी कुछ बदलाव आएगा। कम्युनिस्ट पार्टी जो है 1964 में टूट जाता है और मकप्पा नामक एक नया पार्टी बनेगा और मकप्पा का पार्टी का जो कुछ नेता रहेगा वो चीन के सपोर्ट में आएगा। चीन के सपोर्ट में आएगा तो ये सबको क्या करेंगे, उठा करके जेल में डाल दिया जाता है कुछ समय के लिए, ठीक है। कुछ और प्रभाव दिखेगा, अब कुछ और प्रभाव अब पॉजिटिव रूप में दिखेगा कि हम लोग सचेत होना शुरू हो जाएंगे, है ना। ये जो चीन जैसा दोस्त जो है वो गद्दारी करके निकल गया, तब हम लोग भरोसा नहीं करेंगे। वैसे भी देखते होंगे ना कि जब एक मित्र से धोखा खा लेता है तो संशय में रहता है हमेशा दूसरे से मित्रता होगा तो कि कहीं ये भी तो ना धोखा दे दे, है ना। तो उसी प्रकार से हम लोग भी जो थे, भारतीय नेता जो थे वो सचेत हो गए, है ना, खास करके पूर्वोत्तर राज्य को लेकर के। पूर्वोत्तर राज्य पूरा खुला था जी, एकदम सैनिक एकदम पूरा फील्ड में घुस गया उधर, एकदम ग्रुप में ढेर सारा नेपाल की तरफ, ठीक है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिहाज से पूर्वोत्तर राज्य भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ था। यहाँ जनजाति लोग को, मणिपुर में विद्रोह चल रहा था, नागालैंड में राज्य बनाने को लेकर के विद्रोह चल रहा था, है ना। फिर इधर त्रिपुरा वगैरह में सब जगह इधर अलग टाइप का विद्रोह चल रहा था। इधर ऑलरेडी क्षेत्रीय एकता और अखंडता चुनौतीपूर्ण स्थिति में आई हुई थी, है ना। और यही रीजन भी रहता है कि इधर से इजिली चीन जो है इधर से प्रवेश कर जाता है और कमजोर क्षेत्र रहता है इस कारण, है ना। चीन युद्ध के बाद पूर्वोत्तर में बदलाव आता है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में इधर बदलाव आता है। और किस प्रकार का बदलाव आएगा, तो नागालैंड को पूर्ण प्रांत का दर्जा दिया जाएगा, यानी कि पूर्ण राज्य बनाया जाएगा। उसके अलावा मणिपुर तथा त्रिपुरा को अपनी विधानसभा के निर्वाचन का अधिकार दिया जाएगा। दोनों यूटी के रूप में रहता है, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहेगा और दोनों को अपनी विधानसभा के निर्वाचन का अधिकार मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो भारत और चीन लड़ाई देखें जो किसको लेकर के शुरू होगा, तिब्बत को लेकर के। तिब्बत भारत के उत्तर में स्थित एक पठारी है। तिब्बत को विश्व का छत बोलते हैं, तिब्बत के पठार को, ठीक है, सबसे ऊंचा है। तिब्बत पूरा बर्फ से ही ढका हुआ पूरा ठंडा प्रदेश है। भारत का जो है एशिया का बहुत सारी नदी, ज़्यादातर नदी जो है वो तिब्बत के पठार से निकलती है। भारत में भी सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत वगैरह से निकलती है, ठीक है। खनिज संपदा से समृद्ध क्षेत्र है तिब्बत जो है, तो इस लिहाज से तिब्बत जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जब इस क्षेत्र को जीत लेगा, इधर अक्साई चीन वाले क्षेत्र को, तो यहाँ चीन जो है वो रोड वगैरह बना लेता है। अभी देखे होंगे कि इससे एक और फायदा हो गया चीन को इस क्षेत्र पर कब्जा करने से। इधर पाकिस्तान कब्जा कर लिया तो यहाँ से सीपीसी कॉरिडोर एक बना दिया, है ना। भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए एक सीपीसी कॉरिडोर बना दिया जिसको ग्वादर बंदरगाह से कनेक्ट कर दिया। लेकिन आने वाले समय में अगर कोई भारतीय नेता ऐसा आएगा, पीओके वाले क्षेत्र भारत अपने कब्जा में कर लेगा, तो सीपीसी कॉरिडोर खत्म हो जाएगा। जो थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ इम्पॉसिबल है, दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है ना। बस उस कार्य को करने के लिए जज्बा होना चाहिए और उस कार्य को करने के लिए सही युक्ति और सही समय होना चाहिए, ठीक है। तो आपको भी अभी पढ़ने का सही समय है, तो अभी पढ़ाई पर ध्यान देंगे और पॉलिटी का क्लास 12th का हमारे साथ बने रहेंगे, संपूर्ण चैप्टर का अध्ययन करके जाएंगे। एक सेकेंड बुक है जिसमें संपूर्ण विश्व का राजनीतिक स्थिति को पढ़ना है, उसमें भी उस बुक को भी हम स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द ही। तो इसमें हम 4 चैप्टर को कवर कर चुके हैं। चौथा चैप्टर का आज दूसरा क्लास था, ठीक है। इसका एक क्लास और रहेगा, 1 या 2 क्लास हार्डली जाएगा, उसके बाद चौथा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर से हम भारत की राजनीति में कांग्रेस की स्थिति पर आएंगे, है ना। चलिए, तो आज तक इतना ही था, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में पूरा बने रहने।